नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। किसी ने खूब कहा है, द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स इन द वर्ल्ड आर स्टोरी टेलर्स, क्योंकि अपनी कहानियों के ज़रिए वो हमें समय के पार किसी भी दुनिया में ले जा सकते हैं। हमारी आज की मेहमान डबली पावरफुल हैं, क्योंकि पहले तो वो दास्तान गो हैं, यानी एक स्टोरी टेलर हैं, और वो हमारे देश की पहली फीमेल स्टोरी टेलर हैं। तो हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फौजिया दास्तान गो। फौजिया, वेलकम टू द प्रोग्राम। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये जो एक आर्ट फॉर्म है, ये आपके इतने नज़दीक आ गया है कि आपने अपना नाम ही दास्तान गो रख लिया। मुझे हर इंसान को एक पता होता है कि आपकी पहचान किस तरह से होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं मर जाऊँ, मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, तो लोग सिर्फ मुझे एक दास्तान गो के तौर पर याद रखें। तो इसलिए मेरे पास सरनेम नहीं था, कभी ज़िंदगी में मैंने सरनेम इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं इतनी फेमिनिस्ट थी, बचपन से ही मुझे नहीं चाहिए था। क्योंकि हम अमूमन क्या होता है, आप भी देखिए स्कूल में भी जब भी हम अटेंडेंस भी होती है तो आपके सरनेम से मिस हाँ। या जो भी आपको मिस खान ऐसे करके आपको बुलाते हैं। तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था ये। मगर जब मैंने दास्तान गो ही शुरू करी तो मैं चाहती हूँ लोग मुझे दास्तान गो के तौर पे याद करें और मुझे दास्तान गो कह के बुलाएं। आपने इस आर्ट फॉर्म को एक नया रूप दिया है जी। ये एक फन था, ये एक तरह से गायब हो गया था हमारे देश में, और 10-15 साल पहले ही इसका एक तरीके से रिवाइवल हुआ है, और बहुत से लोग इससे इम्प्रेस हुए थे। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात थी जो आपको लगा कि आप बाकी सब चीज़ें छोड़कर इसमें इन्वॉल्व हो जाएं? इसका किस्सा शुरू होता है, मैं समझती हूँ, मेरी पैदाइश से, है ना। अच्छा। मेरी पैदाइश हुई पहाड़ी भोजला, पुरानी दिल्ली के एक छोटे से घर में, और जो आखिरी दास्तान गो थे मीर बाकर अली, 1928 में उनका इंतकाल हुआ था। और तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये डेस्टिनी थी या यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया या ऐसे हुआ। और ये दास्तान गो बनने की जो मेरा सफ़र है, वो मुझे नहीं मालूम था कि वो बचपन से शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। और एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती थी कि जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो लोग मुझसे कहते थे तुम सुनाओ कहानी, तुम सुनाओ। तो मुझे लगता था पढ़ लो, मतलब ये है, हम बुक्स एक्सचेंज करते हैं ना अपने भाई, आपने मेरी किताब पढ़ी, मैंने आपसे किताब ली। मगर वो सब मुझसे सुनते थे कहानी बैठ के। और प्रभात मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, प्रभात कुमार झा, और वो जानते थे कि फौजिया को कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक़ है। तो उसने मुझसे एक बार कहा 2005 के एंड में कि मुझे लगता है फौजिया तुम्हें दास्तान गो ही करनी चाहिए। तो मैं पहला शो मैंने देखा दयाल सिंह कॉलेज में, और मुझे लगा कि बस यही है ज़िंदगी, मतलब यही है मरना जीना। और उसके बाद मतलब मैं एक आलम दीवानगी में आगे बढ़ी हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम था ये रास्ता आगे कहाँ जाने वाला है। क्योंकि 2006 में सोचिए कोई नहीं जानता था दास्तान गोई क्या होती है। इवन लोग आज ही पूछते हैं आप क्या करती हैं, दास्तान गोई, अच्छा वो क्या होती है। तो वो क्या होती है सवाल आज भी कायम है। हालांकि अब काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी शोज़ हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में तो बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था। ये भी हुआ क्या, जरा लड़के को देकर मैं मुंह धोने चली गई थी। इस निकम्मी से इतना ना हुआ कि जरा लड़के को लिए रहे। आखिर मैं कहीं कुएं में गिरने तो नहीं गई थी। और लड़के को बिलखता हुआ लिटा, नियाद बांध नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। अच्छा, तुमने हौले से हाथ रखा था कि निगोड़ी लड़की की नाक से खून जारी है। अरे हाय, कैसे दुनिया में लहू सफ़ेद हो गए। मैं लेक्चरर थी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। तो 2006 से जब मैंने दास्तान गोई करनी शुरू करी थी, तो तब भी मैं पढ़ा रही थी वहाँ पे। लेकिन आप जानती हैं सुबह से शाम की नौकरी में, और रिहर्सल उसके बाद मैं रिहर्सल्स पे जाती थी। और जब भी शोज़ होते थे तो आप गवर्नमेंट सेटअप में हैं, काफ़ी बार आपको परमिशन नहीं मिलती है बाहर जाने की, फिर ये सब। तो मुझे कहीं ना कहीं कोई चीज़ लगता है कि कुछ चीज़ छूट रहा है, आपका कोई अंक जो छूट रहा है। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, और ये बहुत ही बड़ा फैसला था। क्योंकि कोई अपनी नौकरी छोड़ के कैसे, जहाँ पर आपको पैसे नहीं आते हैं दास्तान गोई से, ऑनेस्टली पैसे नहीं आते हैं। तो मैं 2014 में, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं नौकरी छोड़ दी एक दिन, मतलब बस अब देखा जाएगा जो होगा। तो मैं अपने भाई और अपनी माँ, उनका तो खैर इंतकाल हो गया अभी 16 मई को, तो मेरी माँ और मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और फिर वहाँ से मैं इस रास्ते पे निकली, और मेरा इश्क मुझे आज यहाँ ले आया आपके सामने। जो आपका बचपन गुजरा है उसमें स्ट्रगल्स भी बहुत थी। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें पहले अपनी एक नौकरी पक्की रखनी है, और शायद फिर उसके साथ कुछ किया तो किया। तो टू टेक दिस स्टेप वुड हैव बीन अ वेरी बिग वन फॉर यू।
मैंने 2006 में जॉब छोड़ी है और 2000 से मैं काम कर रही थी, लेकिन काम करने का जो मेरा सफ़र है, जब मैं 7वीं क्लास का बच्चा क्या होता है, मैंने 7th क्लास से अपनी ट्यूशन्स करी हैं। ट्यूशन्स करके मैंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करके मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया जामिया से, मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर कुछ साल डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, उसके बाद मैंने लेक्चररशिप ली। तो वो जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद जो लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, काफ़ी बार ना लोगों को लगता है कि बस छोड़ दो सब कुछ और लग जाओ। ये फैसला जब वो जिम्मेदारियां निमट गई, मैंने अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करी, अच्छे बच्चों की तरह नौकरी करी, और वो सब जब मुझे लगा कि हाँ अब कुछ सेटल है घर, अभी उनको मेरा भाई स्टैंड हो गया है, तो अभी उनको मेरी उस तरह से ज़रूरत नहीं है, तो तब मैंने सोचा कि अब थोड़ा अपने सफ़र पर निकला जाए और अपने लिए जिया जाए, अपने लिए जिया जाए। एक ज़ुबान है बिल्कुल, और एक कहानी आपने सुना दी, एक आवाज़ है, उसके अलावा कोई प्रॉप्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता। तो क्योंकि आपके पास ये ज़ुबान थी, आप पुरानी दिल्ली में पैदा हुई बड़ी हुई, तो आपके कानों में पड़ी, दैट वुड हैव बीन अ बिग बेनिफिट फॉर यू। असल में वही ट्रेनिंग है। अच्छा, हाँ, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं आपकी वॉइस ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, तो मैं हंसता हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा ऐसी कोई ट्रेनिंग भी होती है? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, मेरे ख़ानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है। हाँ, तो जब आपके घर में कोई आर्टिस्ट होता है तो आपको बताते हैं कि बेटा तुम ये ट्रेनिंग करो, ये ट्रेनिंग करो। तो आवाज़ की ट्रेनिंग मैंने नहीं ली, लेकिन जो सुनने की जो ट्रेनिंग है उसका क्रेडिट पूरा मैं पुरानी दिल्ली की दीवानी औरतें और पगले आदमियों को देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, और अशरफ सुबुई देहलवी साहब ने भी बहुत खूबसूरत बात कही है अपनी किताब में, कि पुरानी दिल्ली के बारे में सब बात करते हैं, खानों के बारे में बात करते हैं, वहाँ की गलियों के बारे में बात करते हैं, कूचों के बारे में बात करते हैं, इवन कपड़ों के बारे में बात करते हैं, मगर वहाँ की दीवानी औरतें और पगले आदमियों के बारे में कोई बात नहीं करता। एक ट्रेनिंग वो होती है जो आप ख़ास तौर से लेने जाते हैं, ट्रेनिंग वो होती है जब आप उस माहौल में पढ़ते हैं। मेरा बचपन उस वक्त बीता जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो अल्टीमेटली हमें अपने बड़ों के पास घुस के बैठने का, किस्से सुनने का, कभी इवन मेरी नानी जो है हमारी तरबियत करने के लिए हमें अखलाकी कहानियाँ सुनाती थी। अच्छा, हमें कि देखो बेटा, मतलब ऐसे कोई सिखाया नहीं जाता था कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन नानी दादी उनसे बातें करके हम बड़े हुए हैं। तो वो जो लहजा है, और देखिए उस वक्त ज़बान बिल्कुल मतलब मैं समझती हूँ खालिस थी, है ना। आज हम फिर भी सब लोग एक न्यूज़ वाली ज़बान बोलते हैं जिसमें इंग्लिश मिक्स होती है, हिंदी मिक्स होती है, उर्दू मिक्स होती है, लेकिन जो उस ज़माने में ज़बान मेरी अम्मा बोल रही थी, मेरी नानी बोल रही थी, या हमारे घर की औरतें बोल रही थी, या हमारे स्कूल में बोली जा रही थी। मैं 12 साल उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा, तो वो ज़बान की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग थी असल में, जिसने मुझे ये एहसास होता है कि जिसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। जब लोग, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग मुझे वो बोलते हैं कि अरे अब आपके सामने आ रही हैं फौजिया दास्तान गो। तो मैं फौजिया नहीं बोल सकती, मैं फौजिया बोलती हूँ। कभी भी मेरा शीन काफ दुरुस्त कराने की नौबत नहीं आई, जो कि जब अब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ या ट्रेनिंग करती हूँ जाके, तो मुझे वो सिखाना पड़ता है कि नहीं जुबा मत बोलिए, जुबा बोलिए। तो वो जो ट्रेनिंग है ना जो मैं करती हूँ, मुझे लगा अरे ये तो उन लोगों ने कर दी, ये तो मैं सुन के बड़ी हो गई, क्योंकि कभी भी हम घर में ऐसे नहीं बोल सकते थे। और हमारे यहाँ अभी भी टोक दिया जाता है अगर हम कुछ गलत जुमला इस्तेमाल कर लें, कोई गलत बात कह दें। तो वो ज़बान की ट्रेनिंग जो आपने कहा है वो बहुत अहम है दास्तान गोई में। अच्छा, इसके बारे में कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, आप ही के जान पहचान में कोई है, देखते हैं कौन है। फौजिया पुरानी दिल्ली के जिस इलाके में रहती थीं, किसी ज़माने में वहीं दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकर भी रहा करते थे। तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर मीर बाकर जो है उनकी रूह समा गई है या कुछ जिन्नातों का असर है। तो जिस तरह की मेहनत ये करती हैं और जिस तरह का लहजा इन्हीं ने इख्तियार किया है और जिस तरह की ज़बान को ये वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन गलियों में, उन कूचों में जिस तरह से लोग बात करते थे, उसको मास मीडिया तक पहुँचाना, उसे सोशल मीडिया तक पहुँचाना, उसे पूरी दुनिया तक पहुँचाना। अभी शेफील्ड यूनिवर्सिटी का एक इन्हीं ने प्रोग्राम किया है, तो मैं समझता हूँ कि अब इनका काम इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच रहा है। और इसी तरह से जो पुरानी दिल्ली की बोली है और पुरानी दिल्ली का जो लहजा है, वो भी पूरी दुनिया में पहुँच रहा है। जो ख़ास तौर पे पुरानी दिल्ली की उर्दू है, वो एक उर्दू तो है नहीं और एक लहजा है नहीं। अब जैसे आप बेगमाती ज़बान कीजिए, या जिस तरह की हम सुनते हैं कहाँ जा रही है, क्या खा रिया है, लमड़ा हो गया, जो आपका एक किस्सा है। तो वो भाषा जो है उसमें शीन काफ तो
अलग ही लगते हैं। देखिए, जो आपने अभी जिक्र किया, बेगमाती ज़बान का जिक्र किया आपने, आरिया जारी, आपने बेसिकली करखंदारी ज़बान का जिक्र किया, तो वो जो काम मैं जब भी पुरानी दिल्ली को से इवन जामिया में बहुत हुआ है मेरे साथ कि अच्छा दिल्ली से जा रही हूँ कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि ये मजाक, क्योंकि आपको याद होगा शायद आपने भी, या हमारे बचपन में ऐसा होता था कि हमारे बड़े जो हैं, हमारी नानी बात करने के अंदाज से देख के बता दिया करती थी कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। आज इतनी रिफाइंड हम जबान बोल रहे हैं कि कोई हमारे वो लहजे हैं ही नहीं, तो मुझे लगता था कि डायलेक्ट्स हैं, आप इनका मजाक नहीं उड़ा सकते, ये मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है। या बेगमाती ज़बानें जो औरतें, और इतनी शीनी ज़बान वो बोलती थी, मैं नहीं बोल पाती हूँ आज वो ज़बान। जो इस तरह की ज़ुबान है उसकी एक अपना चार्म है, अपना चार्म है ना। तो फिर मैंने वो डायलेक्ट्स ऑफ दिल्ली करके मैंने सानिया के साथ, सानिया बेगमाती ज़बान है सब कल्चर पे पीएचडी कर रही हैं, तो वो उस पर लिटरेरी बात करती हैं, और मैं, क्योंकि अब ये है क्या, करखंदारी ज़बान है क्या, बेगमाती ज़बान है क्या, तो जब तक आप उसे बोल के नहीं दिखाते हैं लोगों को समझ नहीं आता है। तो उसका एक सैम्पल हमें भी सुनाइए। जी, तो ये करखंदारी ज़बान है, और ये पुरानी दिल्ली का एक ख़ास तबका है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो वो बोलते हैं इस तरह की ज़बान। लेकिन अभी तो वहाँ पे भी कहीं कुछ छूट रहा है, लेकिन ये मेरा ननिहाल करखंदारी था, तो मैं ये ज़बान सुन के बड़ी हुई। तो ये ज़बान मुझसे लोग कहते हैं अच्छा ये आपने बोलनी कैसे सीखी, तो मैं कहती हूँ मैंने बोलनी नहीं सीखी, ये मैं सुन के बड़ी हुई हूँ। तो मैं आपके सामने छोटा सा एक टुकड़ा पेश कर रही हूँ। बिल्कुल। तो आज सुबह मैं छत पर खड़ा कबूतर उड़ा रहा था कि इत्ते में किसू ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने नीचे झाँक कर देखा तो करखंदार का मुलाजिम खड़ा हुआ था। मुझे देखकर बोला, वही करखंदार क्या लमड़ा हुआ है, वीनों ने तुम्हें बुलाया है। मैंने किया, अबे पहले तू ये बता कि करखंदार क्या लमड़ा हुआ है या विन की बीवी क्या। अब वो बोला, खलीफा तुम तो खिल्लीबाजी करते हो, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी से आना। मैंने किया, जा तू कह दीजिए मैं नहीं आऊँगा। वो बोला, मगर खलीफा क्यों? अरे करखंदार ने क्या मुझे भाण समझ रखा है कि एन बर वक्त पे बुलावा भेज दिया। अबे विनय चाहिए था कि कम से कम 4-5 दिन पहले वो बुलावा भेजते। मगर खलीफा लमड़ा तो आज ही हुआ है, वो भी अचानचुक, यूं के उसने तो 9 महीने का रास्ता 8 महीने में तय कर लिया। मैंने किया, बे लमड़ा होगा बड़ा तेज, विसने तो 9 महीने का रास्ता 8 महीने में तय कर लिया। तो ये एक लहजा है जो वहाँ के लोग बोलते हैं। और जैसे आपने सुना कबूतर, नीचू, नीचे को नीचू बोलेंगे, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी, तो नुक्ते जो हैं वो बदल जाते हैं। जी, तो ये डायलेक्ट है, और उस पर मैं उसको पूरा मैं यूनिवर्सिटीज़ जा रही हूँ। अभी आप लोगों को हैरान होगी कि यूनिवर्सिटी वाले वो बात कर रहे हैं डायलेक्ट्स ऑफ दिल्ली पे। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये पूरे सेशंस कंडक्ट किए हैं, स्टूडेंट और ख़ासतौर से हिस्ट्री के लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये काम वो है जो कि लोग किताबों में सजों के गए हैं, मैं बस लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ये मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है। और उसी तरह बेगमाती ज़ुबान पर भी आप कुछ ना कुछ बेगमाती जो औरतों की ज़बान होती थी ये, और उसमें जो कोसने होते थे, जैसे आजकल जैसे अरे आए तुझे 2.5 घड़ी की मौत, अब ये कोसना है, लेकिन वो अब जब आप ये कोई आपको ये कहेगा तो आपको इतना सुनने में उतना बुरा नहीं लगता। और उनकी जो चाशनी है ज़बान की, जो उनकी कहावतें हैं, जिस तरह से वो अपने मुहावरे इस्तेमाल करती हैं अपनी बातचीत में, वो सबसे मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत मुँह ने कही और पेट ने सुनी। हाँ, मुँह ने कही और पेट ने सुनी। हाँ जी। अरे तुम तो इतनी ऐसी बात करती कि मुंह ने कही और पेट ने सुनी, बस है ना। और वो जितनी भी वो इडियम्स हैं वो किचन से आते हैं औरतों के। आप ये देखिए, है ना। अच्छा, तो सिलबट्टा, हाँ अरे नाक है, ऐसा लग रहा है कि नाक पे किसी ने सिलबट्टा फेर दिया। तो ये जो जितनी भी इडियम्स हैं, ये मुंह और मसूर की दाल, ये सब किचन से आते हैं, क्योंकि वो जनाना खाने में उस वक्त बात होती थी। बहुत ज़बरदस्त डिमार्केशन था कि जो जनाना खाना अलग है, जनाना अलग है और मर्दाना अलग है। तो उनकी अपनी एक दुनिया है, और उस दुनिया में जो बातें हो रही हैं, रस्में हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, इवन जो लड़ाई हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा उम्दा है। और मैं उस ज़बान को बस लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि नहीं तो इस तरह से स्टीरियोटाइप्स एक तो बन जाते हैं, एक लोगों को एक्सपोजर नहीं है कि ये हमारी इतनी रिच ट्रेडिशन है, और ये जो इडियम्स हैं ये तो अब गायब होती जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये मुँह और मसूर की दाल तो खैर हमने फिल्मों के ज़रिए, गानों के ज़रिए सुना है, पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गायब हो गई हैं और जो गुम गई हैं, और उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। उनको ये बात आपने बहुत सही कही, उनको बचा के रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये बचा के रखना तभी होगा जब हम यंग जनरेशन को ये बताएंगे। जैसे काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं यूनिवर्सिटी में कौन सुनेगा ये सब बातें।
बहुत अच्छे से बच्चे बैठ के सुनते हैं, बहुत अच्छे से, और ये सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं मगर ये सुनते, तो एक ये हमारा मिथ भी है कि कौन सुनेगा। हाँ। आप सुनाइए तो सही एक बार, ज़रूर सुनेंगे लोग। आज के ज़माने में इट्स इंटरेस्टिंग कि लोगों को कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं समझ आते हैं, फिर भी उनको उसमें एक लुत्फ़ आता है। और अभी हम तिलिस्म होशरुबा से दास्तानें नहीं सुना रहे हैं। तिलिस्म होशरुबा की आप बात कर रही जी, हैं, तो वो जो तिलिस्म यानी जादू, और होशरुबा यानी वो जादू जो आपके होश उड़ा दे। बिल्कुल। तो वो जो दास्तानें थी वो वही हैं बेसिकली, जो 46 जिल्दों में मौजूद हैं, 46 वॉल्यूम्स में मौजूद हैं वो, और उसमें 46,000 पेजेस हैं। तो सोचिए क्या बूता रहा होगा उन दास्तान गोयों का। और वो पूरी किताबें जो हैं वो बाद में लिखी गई हैं, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन था। ऐसा नहीं है कि इसको पहले लिखा गया और परफॉर्म किया गया, इसको पहले परफॉर्म किया गया और फिर लिखा गया। जब मुंशी नवल किशोर ने तमाम दास्तान गोयों को जमा करके इसको लिखवाया, स्पेशली जब मैंने काम करना शुरू किया और मेरे जो राइटर डायरेक्टर हैं दानिश इकबाल साहब के साथ काम करना शुरू किया, तो हमने कंटेम्प्रेरी काम करना शुरू करा। हमने दास्तान गांधी करी है उर्दू में, हमने दास्तान महाभारत उर्दू में करी है, दास्तान राम उर्दू में करी है हमने, और दास्तान राधा कृष्ण हमने उर्दू में करी है। तो काफ़ी बार लोगों को लगता है महाभारत उर्दू में कैसे होगी, है ना। कई बार लोगों को लगता है राधा कृष्ण उर्दू में कैसे होगी, उर्दू में, अच्छा। और ये वो सारा मटेरियल है जो लिखा जा चुका है सालों साल पहले। उस जमाने की हम बात कर रहे हैं। सुभद्रा के बेटे अर्जुन के फर्जंद ने चचा को घिरा देखा, चचा को घिरा देखकर एक तरफ से पाला संभाला, द्रोणाचार्य ने देखा तो तीरों की बौछार शुरू कर दी। ऐसे ऐसे तीर बरसाए कि आसमान पर सितारों की सी रोशनी छा गई। दुर्योधन जान पर खेल रहा था, एक सफ से दूसरी में बिजली की तरह कौंध रहा था। जो हम बहुत ही कॉन्शियसली कर रहे हैं कि जो उर्दू में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, और देखिए हिंदुस्तान जो है वो गंगा जमनी तहजीब का हमेशा गहवारा रहा है, और ये काम हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग बहुत ही शौक से सुन रहे हैं। फौजिया, इससे पहले कि हम और बात करें, हमारे साथ आपके एक दोस्त हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं और आपकी ये जो जर्नी है उससे जुड़े कोई बातें बताना चाहते हैं, तो आइए उनसे बात सुनते हैं। फौजिया की जर्नी को समझना और उससे कुछ सबक हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब मैं इनके काम को देखती हूँ पिछले 10-12 साल के, तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी मुमकिन है कि कोई शख्स अपने लिए अपनी जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और मशक्क़त से बनाए। ये बहुत काबिल तारीफ बात है। ये जो आपने अपनी एक स्पेस बनाई है उसकी तारीफ होनी ज़रूरी भी है, आपके दोस्त अहबाब सभी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इन लोगों की मोहब्बत है। रक्षित आपा ने मुझसे एक बात कही थी, क्योंकि जब कोई फीमेल कोई काम ऐसा कर रही होती है जब आप वो नहीं किया होता किसी ने, और ख़ास तौर से जो आप उस बैकग्राउंड से नहीं होते, मतलब जी हर एक को लगता नहीं हमारी बपौती है, ये हमारी बपौती है, क्योंकि हम आ रहे हैं, ये हमारे ख़ानदान की चीज़ है, तो सब बहुत तकलीफ होती है। तो उन्होंने मुझसे एक बार एक बहुत अच्छी बात की थी जो मैं हमेशा याद रखती हूँ। उन्होंने कहा था, फौजिया ये घुटनों की चोटें होती हैं, इनको झाड़ के ना उठ जाया करते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात। तो ये जो आपने कहा अपनी जगह बनाइए, तो मैं आज भी मुझे घुटनों पे चोटें लगती हैं और मैं आज भी अपने घुटने झाड़ के उठ जाती हूँ। जब आपने शुरू की दास्तान गोई, क्या आपको इस बात का एहसास था कि आप हिंदुस्तान की पहली फीमेल दास्तान गो बनेंगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मतलब मुझे ये, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि जैसे जब मेल दास्तान गो हैं तो मीर बाकर अली के बारे में लिखा गया है कि मीर बाकर अली कैसे दास्तान करते थे, कैसे बैठते थे, उनका अंदाज़ क्या होता था, इनकी बल्कि उनकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब फीमेल दास्तान गो का तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, जैसे आप चाहे आप उसमें अपना एक अंदाज ला रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई रेफरेंस होता है कि भाई ऐसे होती थी वो, मैं दास्तान को ऐसे दास्तानें करती। तो आपने जो अपना पर्सोना है खुद क्रिएट किया है खुद, और ये मेरे पास यही चैलेंज था मेरे पास। और उन्होंने कहा तो कि भाई मुझे अपनी शख्सियत को लाना है, जो मेरी शख्सियत है, फौजिया दास्तान गो की जो शख्सियत है वो तो आए दास्तान गोई में, लेकिन दास्तान गोई भी बरकरार रहे, क्योंकि मतलब कोई ना दास्तान गोई फौजिया दास्तान गो की शख्सियत को ओवर पावर करे, ना फौजिया दास्तान गोई के स्क्रिप्ट को ओवर पावर करे। तो ये बहुत मैं समझती हूँ ट्रायल एंड एरर से सीखा है मैंने ये, कि अच्छा ये करके देखती हूँ, अच्छा ये करके देखती हूँ, अच्छा ऐसे बोल के देखती हूँ। देखिए ये ना
मर्दों की चीज़ है, वो इसलिए मर्दों की चीज़ है क्योंकि बहुत लार्जर देन लाइफ है। अब जब वो किसी भी तरह के पोस्टर और जेस्चर अपने स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, लेकिन बीइंग अ फीमेल आपको बहुत ध्यान से कि आप वल्गैरिटी की तरफ ना जाएं, है ना। अगर आप कोई अपना हाथ उठा भी रहे हैं तो उसमें एक सादगी रहे, उसमें एक नज़ाकत रहे, उसमें बद्धापन ना आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब आप जंग की बात कर रहे हैं, तो मेल दास्तन को ऐसे, लेकिन तो वो चीज़, वो उसको बैलेंस करना, वो मेरे लिए एक बहुत ही अहम बात थी कि लोग ये ना कहें अरे चीखने लगती है स्टेज पर आकर, जैसे क्योंकि आवाज़ का एक बहुत ही अहम रोल है दास्तान गोई में। जैसे काफ़ी बार जब भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ लोगों की, मैं कहती हूँ हाँ थ्रो करिए आवाज़ को बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए, लेकिन चीखिए मत। चीखने में और परफॉर्म करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो बात आपने कही चीखने में और वॉइस प्रोजेक्ट करने में, ये थिएटर से जुड़ा है और आपको तो थिएटर से कुछ कहीं दूर दूर तक नाता नहीं था। तक मेरा तो, मैं कोई कभी नहीं कह सकती कि मैंने थिएटर में कोई एक मतलब प्ले भी किया है। मैं समझती हूँ कि मैंने कोई इवन जहाँ के ना किसी का मेकअप भी ठीक किया है स्टेज पे जाके मैं तो ये भी नहीं कह सकती। तो ये बस कहानी सुनाने के अंदाज को ही, और ये जो अच्छा ये सब जो मैं करती थी ना, मुझे बाद में पता चला कि इसको वॉइस प्रोजेक्शन कहते हैं। अच्छा, इसको थ्रो कहते हैं। इसको काफ़ी बार लोग कहते हैं पेट से आवाज़ निकालो, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पेट से कैसे आवाज़ निकलती है। तो ये जो चीज़ें मेरे अंदर जो आई है ना, ये रियाजत से आई है, रियाज से आई है। दास्तान गोई एक बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक की तरह है। दास्तान गो आप रातों रात नहीं बन सकते। आप 2 महीने में दास्तान, मतलब ऐसा मेरा मानना है। मैं जब किसी को दास्तान गोई सिखाऊंगी तो मैं उसको रातों रात दास्तान गो नहीं बना सकती, है ना। जैसे दीबा मेरे साथ काम कर रही हैं काफ़ी सालों से, सानिया मेरे साथ काम कर रही हैं, फिरोज़ हैं जो मेरे साथ शोज़ करते हैं, लोकेश को अभी मैं ट्रेन कर रही हूँ। तो ये ट्रेनिंग जो है ना, ये 1 साल लेती है तकरीबन। और वो भी जब जैसे मैंने ज़्यादातर क्लासिकल म्यूजिशियंस को देखा है, वो लोग बैठते हैं अपना तानपुरा लेके और शो है नहीं है इससे मतलब नहीं है, आपको रियाज करना है। वही मैंने किया है। और फिर जब आप रियाज करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके अंदर इतनी रम जाती है ना कि फिर आपकी बॉडी उसके साथ खुद खेलती है। पुराने ज़माने की जब दास्तानों की बात कीजिए तो यही सुनने में आया है कि माहौल देखकर किस तरह की ऑडियंस बैठी है उस हिसाब से कहानी बढ़ती घटती रहती थी। और फिर वो उसमें एक हुक डालते थे, मॉडर्न लैंग्वेज में तो हुक कहते हैं ना, कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे छोड़ दी दास्तान कि अगले हफ्ते फिर सुनाएंगे। तो उस तरह से आपको भी करना होता होगा। हमने कभी भी ये नहीं कहा दास्तानों में कि इसके आगे का हिस्सा हम आपको अगली बार सुनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली बार कौन सी ऑडियंस आने वाली है। भाई वो तो एक मोहल्ले की चीज़ थी, एक इलाके की चीज़ थी। आपको पता है कि, और आपको ये पता है कि हर जुमेरात को मीर बाकर अली यहाँ के बैठेंगे और दास्तान सुनेंगे, ठीक है। अब हमारी जो दुनिया है वो इतनी फास्ट दुनिया है, हमें नहीं पता कि हम अगला शो गुड़गांव में कब करेंगे। गुड़गांव में करा तो अगला शो शायद हमारा उदयपुर में हो, उसके बाद शायद हम दुबई में शो करें। तो अब कभी भी ऑडियंस को ये एक हमारे साथ लिमिटेशन है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बात हम आपको अगली बार सुनाएंगे। मगर देखिए, मुझे जो मैंने सीखा है, ये मेरा मानना है, एक तशनगी आपको छोड़नी चाहिए कि लोगों को लगे कि अरे यार और होना चाहिए था। तो उसके लिए आप कहिए लोगों से, इसके लिए फिर आप हमें दोबारा बुलाइए, इसके बाद हम आपको और अच्छी दास्तान सुनाएंगे। तो एक तशनगी होनी चाहिए लोगों में कि लोगों को लगा वाह यार कुछ और भी सुनना चाहिए था, ये खत्म क्यों हो गई, ये खत्म क्यों हो गई। तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक दास्तान गो के तौर पे आजकल के जो दास्तान गो है वो हमारे लिए चैलेंज है कि हम वो जो प्यास है ना वो हम छोड़ कर आए उनके पास। वो जो एक ललक है कि वो कहें कि भाई कब होगा नेक्स्ट शो कब होगा। ये आप अगर आप ये कर पाए अपने शो के बाद, तो मैं समझती हूँ कि फिर आप कामयाब हैं एज ए दास्तान को। लेकिन जो वक्त है अब तो क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं आधे घंटे का कर दीजिए ना, आधे घंटे। हाँ तो मैं सोचती हूँ आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे में कैसे कर सकते हैं। ये तो ऐसे क्या किसी म्यूजिशियन से कहिए आलाप मत लेना, सीधा आलाप मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक और चीज़ है जो मैं मानती हूँ कि किसी भी आर्ट फॉर्म को वक्त और हालात के साथ पूरी तरह बदलना नहीं चाहिए, मगर एक अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए, है ना, ताकि आप उसकी रेंज बढ़ा सकें। अगर आप जैसे इसका मैं एक बहुत ही मैं मिसाल देती हूँ। जब 2 साल पहले कोरोना वायरस आया, मैंने मार्च में अपना शो किया था IGNCA में, मुझे नहीं मालूम था कि अगले 2 साल में वापस ये स्टेज कभी देखने वाली नहीं हूँ। तो मुझे लगा दास्तान गोई तो करनी है, अब करनी कैसे है। फिर मैंने पॉडकास्ट किया एक, क्योंकि दास्तानें लंबी होती हैं और फिर उसके एपिसोड हैं, 13 एपिसोड हैं, 14 एपिसोड हैं। तो ये मैंने अडेप्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दास्तान गोई, अब देखिए अभी भी
थिएटर तो खुल नहीं रहे हैं, फिर अब फर्स्ट वेव आ रही है जी, सेकंड वेव आ रही है, तो ये अडेप्टेबिलिटी है कि आप बॉलीवुड की दास्तानें सुनाना, मधुबाला की आपने की है, बहुत ही खूबसूरत दास्तान वो सुनाते हैं, तो मीना कुमारी की है, तो ये भी तिलिस्म की दुनिया, जो फिल्म की, और हम देखिए अभी भी उसमें हम पुरानी बातें कर रहे हैं, मतलब जो एक पुरानी यादें हैं हम उनको ताज़ा करना चाहते हैं, मतलब हम आजकल के बॉलीवुड की दास्तान नहीं सुना रहे हैं, वो भी हम सुनाएंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, मगर अभी जो हमने जो शुरुआत करी है वो हमने दास्तान बॉलीवुड से करी है, और ये पॉडकास्ट है मतलब करम मालिका के काफ़ी अच्छा चल रहा है। फौजिया कहते हैं लालच बुरी बला है, लेकिन ये हमारा लालच है कि हमारी ये बातचीत जारी रहे, तो क्यों ना हम अगले हफ्ते भी इस कार्यक्रम को जारी रखें और आपसे ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये बातचीत फिर चलती रहे। ज़रूर, बहुत शुक्रिया, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो अगली बार तक के लिए नमस्कार।